हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। सिंप्लीफाई लॉ में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा ये सेशन होने जा रहा है लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन और लीगैलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो इस सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सके। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हमारे इस सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, इस टॉपिक के ऊपर कुछ इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हमें किस तरह से इन क्वेश्चंस को कवर करना है हम ये डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आ सकते हैं कि इन व्हाट केसेस द कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट आर सेड टू बी अनलॉफुल, इल्यूस्ट्रेट विद एग्जांपल्स। यानी कि किन केसेस में या कौन से केसेस में जो कंसिडरेशन है और जो ऑब्जेक्ट है एग्रीमेंट का उसे अनलॉफुल माना जा सकता है, उसे एग्जांपल्स के साथ इल्यूस्ट्रेट करना है। और दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ सकता है कि व्हाट आर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, एंड व्हेन कंसिडरेशन इज डीम्ड टू बी अनलॉफुल, कंसिडरेशन को अनलॉफुल कब माना जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस कुछ आ सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर। देखिए, सबसे पहले हमें डिस्क्राइब करना है कि लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट क्या है। देखिए, लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट ओनली टू हैव अ कंसिडरेशन, इट ऑल्सो नीड्स टू हैव एन ऑब्जेक्ट। यानी कि एक लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या एक कॉन्ट्रैक्ट को लॉफुल मानने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी होना ज़रूरी है। यानी कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, ये नहीं चलेगा। ऑब्जेक्ट है लेकिन कंसिडरेशन नहीं है, ये भी नहीं चलेगा। एक कॉन्ट्रैक्ट को लॉफुल मानने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन के साथ साथ ऑब्जेक्ट, इन दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। अब देखिए, ऑब्जेक्ट यानी कि पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्या पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट का, ये क्यों बना रहे हैं हम, ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। और कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न फॉर समथिंग गिवन, यानी कि अगर हम कुछ दे रहे हैं तो उसके बदले में हम कुछ ले भी रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक तरह का कंसिडरेशन होना ज़रूरी है। आप किसी के लिए कुछ भी फ्री में नहीं कर रहे हो, अगर आप कुछ दे रहे हो तो उसके बदले में आप कुछ ले भी रहे हो। द वर्ड लॉफुल मीन्स परमिटेड बाय लॉ। लॉफुल का मतलब है जो चीज़ें लॉ के द्वारा परमिट की गई है, लॉ ने जिस चीज़ की परमिशन दी है। ओके, अब देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज अनलॉफुल एंड वॉइड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। यानी कि इन सिचुएशंस में कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट को कॉन्ट्रैक्ट की अनलॉफुल या वॉइड माना जा सकता है। पहला है, इफ एन एक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ, अगर लॉ द्वारा फॉरबिडन किया गया है, मनाही दी गई है लॉ द्वारा। सेकेंड, इफ एन एक्ट डिफिट्स द प्रोविजंस ऑफ लॉ, यानी कि लॉ के प्रोविजंस को अगर कोई एक्ट डिफीट कर रहा है। थर्ड, इफ इट इज़ फ्रॉडुलेंट। ओके। फोर्थ, इफ इट इन्वॉल्व्स इंजुरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ द अनादर, यानी कि किसी एक्ट की वजह से अगर किसी इंसान को इंजुरी हो रही है या किसी इंसान के प्रॉपर्टी को इंजुरी हो रही है तो वो। फिफ्थ, इफ द कोर्ट रिगार्ड इट एज इमोरल, अगर किसी एक्ट को कोर्ट इमोरल करार दे देता है तो। सिक्स्थ, इफ द कोर्ट रिगार्ड इट एज अ बीइंग अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, यानी कि ऐसा कोई एक्ट जो कोर्ट के अकॉर्डिंग पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। ओके। सेवेंथ, एग्रीमेंट्स फॉर विच ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इन पार्ट, यानी कि एग्रीमेंट के अंदर कुछ हिस्सा जो है वो कैसा है, कुछ हिस्सा अनलॉफुल है, ऐसा। ओके, तो ये है। तो सबसे पहले हम इसका पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे, इफ एन एक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ। If the consideration or object of a contract is illegal or forbidden by law, it makes the contract void। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई भी, यानी कि जो भी कंसिडरेशन है या ऑब्जेक्ट है अगर इलीगल है या लॉ के द्वारा फॉरबिड किया गया है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को void माना जाएगा। एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, इफ़ द कंसिडरेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज टू फिजिकली हार्म और किल अ पर्सन, it is an illegal consideration because such activity is unlawful under the Indian Penal Code। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर का जो कंसिडरेशन है उसमें कहा गया है कि किसी इंसान को हार्म करना है, फिजिकली किसी इंसान को किल करना है, तो ये कैसा कंसिडरेशन है, ये एक इलीगल कंसिडरेशन है और ये इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग अनलॉफुल है, इसलिए ये माना नहीं जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। सेकेंड देखिए, इफ एन एक्ट डिफिट्स द प्रोविजंस ऑफ लॉ, इफ द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज सच दैट इफ इट इज allowed to be implemented, it defeats the provisions of any law, then the agreement is deemed to be unlawful। यानी कि जो एग्रीमेंट में का जो कंसिडरेशन या जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है,
जो प्रोविजंस जो है लॉ के उसे डिफीट कर रहा है, अगर हम उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए अलाउंस कर दे या अलाउ कर दे तो वो लॉ के जो प्रोविजंस है उन्हें डिफीट करेगा। तो ऐसा जो एग्रीमेंट है वो अनलॉफुल माना जाएगा। देखिए ये केस लॉ है मोहनलाल वर्सेस उदय नारायण। देखिए इस केस में देखिए कैसे कहा गया है, ए हैज़ अरियर्स ऑफ रेवेन्यू। अरियर्स ऑफ रेवेन्यू यानी कि उसके कुछ डेट्स या कुछ रेवेन्यू देना बचा है, एंड हिज लैंड इज बीइंग सोल्ड टू रिकवर द टैक्सेस ड्यू फ्रॉम हिम, एंड द प्रोविजंस ऑफ लॉ स्टिपुलेट्स दैट अ डिफॉल्टर कैनॉट हिमसेल्फ अक्वायर अ प्रॉपर्टी बीइंग सोल्ड टू रिकवर लेजिटिमेट रेवेन्यू अरियर्स। यानी कि देखिए क्या कहा गया है कि ए जो है उसके कुछ डेट्स बचे हैं देने के, उसका कुछ रेवेन्यू है जो चुकाना बाकी है, और वो क्या कर रहा है, मतलब यहाँ पे लैंड जो है उसका वो कुछ बेचा जा रहा है ताकि उसमें से अगर कुछ पैसे आएंगे तो उससे वो क्या है उसके डेट्स को चुका सकता है। लेकिन प्रोविज़न ऐसा है कि वो जो प्रॉपर्टी है, जो लैंड है, वो खुद नहीं खरीद सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वो खुद खरीदता है तो वो इलेजिटिमेट माना जाएगा। ए वॉन्ट्स टू रिटेन द पोजेशन ऑफ द लैंड, यानी कि ए को वो जो लैंड है वो बेचना नहीं है, उसका पोजेशन उसे उसके पास ही रखना है, एंड एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद बी अंडर विच बी वुड अक्वायर द लैंड एंड लेटर ट्रांसफर इट टू ए। तो यहाँ पे ए क्या करता है, चोरी चुपके से वो क्या करने की कोशिश करता है, बी के साथ एग्रीमेंट करने की कोशिश करता है, और उसमें क्या कहता है कि बी जो है वो उसका लैंड खरीद लेगा और बाद में जाके वापस वो उसे ही बेच देगा उसी प्राइस में जिस प्राइस में उसने अभी बी को बेचा है। तो सच एग्रीमेंट विल बी डीम्ड टू बी अनलॉफुल बिकॉज इट रेंडर्स द ट्रांजैक्शन इन इफेक्ट टू बी अ परचेज बाय द डिफॉल्टर एंड वुड डिफीट द ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ। यानी कि देखिए ये लैंड बेच तो रहा है दूसरे को, लेकिन बाद में क्या कह रहा है एग्रीमेंट के अंदर कि वो बाद में जाकर वापस इसी को ही बेचेगा। यानी कि घुमा फिरा के अगर देखा जाए तो जो लैंड है वो इसी के पास रह रहा है, यानी कि इसने ही इसका लैंड खरीदा, ऐसा हो रहा है। तो ये क्या है, प्रोविजंस को डिफीट कर रहा है लॉ के, इसीलिए ये अनलॉफुल माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ इट इज़ फ्रॉडुलेंट, इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज टू डिफ्रॉड और चीट अ पर्सन इट इज़ डीम टू बी वॉइड। यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस है, वो किसी इंसान को डिफ्रॉड करना है, किसी इंसान को चीट करना है, तो ये क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, एक्स वाई एंड जेड एंटर इन टू एन एग्रीमेंट फॉर द डिविजन अमंग देम ऑफ गेन्स अक्वायर्ड और टू बी अक्वायर्ड देम बाय फ्रॉड, तो द एग्रीमेंट इज वॉइड एज इट्स ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। यानी कि एक्स वाई जेड ये क्या कह रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और क्या किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि फ्रॉड से जो भी चीज़ें इन्हें अक्वायर होगी, जो भी प्रॉफिट इन्हें अक्वायर होगा, इसमें ये तीनों क्या करेंगे, डिवीजन करके अपना अपना हिस्सा बांट लेंगे। अब मुझे अब बताइए कि अगर इसमें से अगर किसी इंसान ने किसी बाकी दो के साथ अगर यहाँ पे चीट किया या फ्रॉड किया, तो इस चीज़ को लेकर या इस मैटर को लेकर वो जाकर कोर्ट में एनफोर्स नहीं करा सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपके कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट जो है ये बेसिकली ये उसका फाउंडेशन ही गलत है, इलीगल है, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, इफ इट इन्वॉल्व्स इंजुरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ द another. If any two persons enter into a contract with the object of causing injury to a third person or to cause a damage to his property, the contract is deemed to have an illegal consideration and is void. देखिए यानी कि अगर कोई दो इंसान कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि किसी थर्ड पर्सन को इंजुरी कॉज करेंगे या किसी थर्ड पर्सन की प्रॉपर्टी को डैमेज करेंगे, तो यहाँ पे जो कंसिडरेशन है वो इलीगल कंसिडरेशन है और इसे वॉइड माना जाएगा। द वर्ड इंजुरी मीन्स क्रिमिनल और रॉन्गफुल हार्म। तो यहाँ पे इंजुरी का मतलब आप ऐसे ले सकते हो, किसी तरह का क्रिमिनल या रॉन्गफुल हार्म। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एक्स आस्क्स एन एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर टू पब्लिश अ डिफेमेटरी आर्टिकल अगेंस्ट वाई। यानी कि यहाँ पे एक्स क्या कर रहा है, एक न्यूज़पेपर के एडिटर को कह रहा है कि वाई के अगेंस्ट जो है डेफेमेटरी आर्टिकल पब्लिश करो, यानी कि इसकी इंसल्ट करो या उसके बारे में गलत चीज़ें पब्लिश करो, और उसे प्रॉमिस करता है कि इस काम के बदले में वो उसे 5,000 रुपये देगा। तो द एग्रीमेंट इज़ वॉइड एज इट इन्वॉल्व्स इंजुरी टू द पर्सन ऑफ वाई एंड देयरफॉर अ सूट कैनॉट बी ब्रॉट टू रिकवर ₹5,000 बाय द एडिटर। तो यहाँ पे जो है एग्रीमेंट कैसा है, वॉइड है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है
जो कंसिडरेशन है ये कैसा है, अनलॉफुल है। किसी दूसरे इंसान के बारे में आप गलत चीज़ें पब्लिश करने के लिए कह रहे हो, तो इस चीज़ को लेकर अगर वो 5,000 रुपये नहीं देता है तो इस चीज़ को लेकर आप कोर्ट में जाकर नहीं केस फाइल कर सकते, आप एनफोर्समेंट के लिए नहीं प्लीड कर सकते कि उसने मुझे 5,000 नहीं दिए हैं मेरे काम के बदले में, क्योंकि यहाँ पे आपने जो कंसिडरेशन किया है, आपका जो कंसिडरेशन है वो ही अनलॉफुल है। ओके, देखिए, इफ़ द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज अ इमोरल, अगर कोर्ट उसे इमोरल नाम दे देता है तो देखिए, वेयर द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज सच दैट द कोर्ट रिगार्ड इट एज अ इमोरल, द एग्रीमेंट कैसा होगा, वॉइड होगा। देखिए आगे, बाई विजली वर्सेस नानसा नगर, इस केस में देखिए क्या हुआ है, पी एडवांस्ड मनी टू डी अ मैरिड विमेन टू इनेबल हर टू ऑब्टेन अ डाइवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड डी एग्रीड टू मैरी हिम एज सुन एज शी ऑब्टेन अ डाइवोर्स। यानी कि पी क्या कर रहा है, डी को पैसे दे रहा है। डी कौन है, एक मैरिड विमेन है, और वो क्या कर रहा है, पी उसे पैसे दे रहा है किस चीज़ के लिए, तो अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले ले और मुझसे शादी कर ले। और यहाँ पे डी ने क्या किया है, एग्री भी कर दिया है कि जैसे ही वो अपने पति से डाइवोर्स लेगी वो क्या करेगी, पी से शादी करेगी। तो इट वॉज हेल्ड दैट पी वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू रिकवर बैक द अमाउंट एज द एग्रीमेंट हैड फॉर इट्स ऑब्जेक्ट द डाइवोर्स ऑफ डी फ्रॉम हर हस्बैंड इज इमोरल। क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर जो डी है अगर वो पीछे हट जाती है या शादी करने से मना कर देती है, तो पी जाकर कोर्ट में नहीं ये कह सकता है कि वो नहीं कर रही है शादी, मैंने तो उसे पैसे दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका जो कंसिडरेशन था, आपका जो ऑब्जेक्ट था, ये गलत था, अनलॉफुल था। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इफ द कोर्ट रिगार्ड इट एज बीइंग अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। Public policy is that principle of law which holds that no citizen can lawfully do that which has a tendency to be injurious to the public। यानी कि पब्लिक पॉलिसी का मतलब क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें आप नहीं कर सकते हो जो पब्लिक को इंजरी कॉज करे, ठीक है, जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो। Any agreement which tends to promote corruption or is against the interest of the public is considered to be opposed to public policy। ऐसा कोई एग्रीमेंट है जिससे करप्शन प्रमोट कर रहे हो आप, जो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो वो क्या होगा, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट माना जाएगा। एन एग्रीमेंट इज अनलॉफुल इफ द कोर्ट रिगार्ड इट एज अ अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, एग्रीमेंट को अनलॉफुल माना जाएगा अगर कोर्ट उसे पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, अपोज कर रही है, ऐसे कहेगी तो। agreement which is opposed to public policy cannot be enforced by either of the parties to it। तो अगर ऐसे पब्लिक पॉलिसी को अपोज करने वाला अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट हो, तो कोई भी पार्टी, दोनों में से कोई भी पार्टी जो है वो एनफोर्समेंट नहीं ला सकती है उस चीज़ को लेकर। देखिए, वेंकटा रमनैया वर्सेस JM लोबो के केस में देखिए क्या हुआ। A paid B, a public servant, a certain amount, inducing him to retire from service, thus paving the way for A to be appointed in his place। The agreement was held to be void। यानी कि यहाँ पे A क्या कर रहा है, B को पैसे दे रहा है, जो कि एक पब्लिक सर्वेंट है, और कह रहा है कि तू खुद रिटायर हो जा अपनी पोस्ट से और उस जगह पे मैं अपॉइंट हो जाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, एग्रीमेंट कैसा है, वॉइड है। देखिए नेक्स्ट, एग्रीमेंट्स फॉर विच ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इन पार्ट। Section 24 states where consideration and object of an agreement is unlawful in part, an unlawful part cannot be separated from the lawful part, the whole agreement is void। Section 24 के अकॉर्डिंग क्या है, अगर आपका कंसिडरेशन, अगर आपका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है एग्रीमेंट के अंदर का, ठीक है, इन पार्ट, यानी कि हाफ ऑफ द पार्ट अनलॉफुल है और हाफ ऑफ द पार्ट लॉफुल है, और अगर ये अनलॉफुल और लॉफुल पार्ट सेपरेट नहीं हो सकते हैं, तो आपका जो पूरा एग्रीमेंट होगा वो वॉइड माना जाएगा। देखिए इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। ए क्या कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है टू वर्क ऑन बिहाफ ऑफ बी, अ लीगल मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडिगो एंड एन इलीगल ट्रैफिक इन अदर आर्टिकल्स, प्रॉमिसेस टू पे ए अ सैलरी ऑफ 10,000 रुपीज़, ठीक है, अ ईयर। द एग्रीमेंट इज वॉइड। यानी कि ए क्या कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है बी को कि उसके बिहाफ में वो एज अ लीगल मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडिगो करके काम करेगा, और दूसरी तरफ वो क्या कर रहा है, इलीगल ट्रैफिक कर रहा है, ठीक है, इलीगल ट्रैफिक इन दी अदर आर्टिकल्स, और प्रॉमिस कर रहा है ए को कि उसके बदले में मैं तुझे क्या दूंगा, पर ईयर 10,000 रुपीज़ दूंगा। तो यहाँ पे हाफ ऑफ द चीज़ क्या है, लॉफुल है, और हाफ ऑफ द चीज़ जो है वो इलीगल है। तो यहाँ पे ये जो एग्रीमेंट है ये अनलॉफुल है, ये वॉइड माना जाएगा।
This rule is applicable where legal and illegal transaction cannot be separated and the whole transaction is void. अब ये रूल तब अप्लीकेबल होगा जब ये लॉफुल और अनलॉफुल वाला जो ये पार्ट है, ये जो ट्रांजैक्शन है, ये दोनों अलग नहीं हो सकते हैं तो। लेकिन अगर किसी पार्ट में, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट में, ठीक है, अगर जो चीज़ें हैं लीगल और इलीगल वो अगर अलग अलग तरीके से हैं और अगर अलग हो सकती हैं, सेपरेट हो सकती हैं, तो जो लीगल वाला पार्ट है वो आप क्या कर सकते हो, एनफोर्स कर सकते हो, ठीक है। या फिर जो अनलॉफुल चीज़ें उसने की हैं उसके लिए पनिशमेंट दे सकते हो, और जो लीगल चीज़ें हैं वो वैसे ही बरकरार रख सकते हो। तो बेसिकली ये है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। लीगलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी हेल्प हो। और आपको और किन टॉपिक पर वीडियोज़ चाहिए आप शेयर कर सकते हैं कमेंट्स के द्वारा। थैंक यू वेरी मच।